अच्छी तैयारी के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं। हेलो सभी को नमस्कार। मैं अरुण सर आप सभी का यूट्यूब चैनल स्टडी विद अरुण सिंह में स्वागत करता हूं। आज मैं साइंस के यूनिट फर्स्ट का टॉपिक मैटर लेकर आया हूं, जहां से काफ़ी मात्रा में परीक्षाओं में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, इसलिए इसे पढ़ना बेहद ज़रूरी है। मित्रों, साइंस में अधिकांश लोगों को समस्या का सामना करना पड़ता है, जिनको ये समझ नहीं आता है कि साइंस में कहाँ से क्या पढ़ा जाए। तो अधिकांश लोग वन लाइनर प्रश्नों को रटा करते हैं, जो ज़्यादा मात्रा में याद नहीं रह पाते हैं। मित्रों, आपको पूरे साइंस से जहाँ जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, उस पूरे सिलेबस को चैप्टर वाइज एक कहानी के रूप में समझाने का प्रयास करेंगे, ताकि आपको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े और आसानी से आप प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकें। उम्मीद है आपको मेरा यह वीडियो पसंद आएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि पूरे सिलेबस को आसानी से समझा जा सके। मैंने जितने भी साइंस के चैप्टर हैं, उन चैप्टरों को जितने प्रश्न जिस चैप्टर से बन सकते हैं, उन सभी प्रश्नों को बनाने का प्रयास किया है और वह आपके सामने आपके समक्ष इस पर पूरी चर्चा करेंगे। मित्रों, आप कभी भी किसी भी सब्जेक्ट की बात की जाए तो आप किसी भी सब्जेक्ट में वन लाइनर ना पढ़ करके, बल्कि उसे एक कहानी रूप में चैप्टर वाइज यदि आप पढ़ेंगे तो आपको कोई भी सब्जेक्ट होगा, उस सब्जेक्ट का सिलेबस बहुत आसानी से तैयार हो जाएगा और वो भी इस प्रकार समझ विकसित हो सकती है उसमें कि आपसे उससे किसी भी प्रकार का कोई भी आने वाला प्रश्न आसानी से छूटेगा नहीं। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम आपके सामने मैटर, जो साइंस का फर्स्ट चैप्टर है, उसको लेकर के आए हैं और इस चैप्टर से जितने टाइप के प्रश्न बन सकते हैं उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं मैटर। तो मित्रों, आपको पता होगा मैटर क्या होता है। तो मैटर अर्थात पदार्थ इसी को कहते हैं। तो मैटर क्या है? तो पदार्थ वह है जो स्थान घेरता है, जिसमें भार होता है, उसे हम द्रव्य कहते हैं या पदार्थ कहते हैं। अर्थात संसार में जितनी भी ऐसी वस्तुएं हैं जो स्थान घेरती हैं, जिनमें भार होता है, उन्हें सभी को द्रव्य अर्थात मैटर कहते हैं। वह दिखती हो अथवा ना दिखती हो। दिखती अथवा ना दिखने का अर्थ यहाँ से है कि जैसे कि गैस है, गैस हमको दिखती नहीं है, लेकिन वह स्थान घेरती है, उसमें भार होता है, इसलिए उसे भी द्रव्य कहते हैं। तो यहाँ पे ना दिखने का आशय इतना ही था। जैसे कि आप देख रहे हैं, कागज़, लकड़ी, मिट्टी, लोहा, तांबा, पत्थर और वायु, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सभी द्रव्य हैं। अब आते हैं द्रव्य की अवस्थाएं से। तो द्रव्य की अवस्थाएं आपको जानकारी होगी कि मुख्य रूप से भौतिक अवस्था के आधार पर द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती हैं। एक ठोस अर्थात सॉलिड, दूसरी द्रव अर्थात लिक्विड और तीसरी गैस। तो आप देखते हैं कि संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं उन सभी को द्रव्य कहते हैं और संसार में उपस्थित सभी वस्तुओं को 3 अवस्थाओं में विभाजित किया गया है: ठोस, द्रव, गैस। ठोस के अंतर्गत उन सभी वस्तुओं को रखा गया है जिनका भार, आयतन व आकार तीनों निश्चित होते हैं। उन वस्तुओं को ठोस अवस्था के अंतर्गत रखा गया है। और जिन वस्तुओं में केवल भार और आयतन 2 गुण निश्चित होते हैं, आकार निश्चित नहीं होता है, उसे द्रव अवस्था के अंतर्गत रखा गया है। जैसे कि जल, तेल, अल्कोहल, ईथर, ये सभी हमारे द्रव अवस्था के अंतर्गत आते हैं अर्थात लिक्विड होते हैं। और तीसरा है हमारा गैस। गैस में केवल भार निश्चित होता है, इसका आयतन व आकार दोनों निश्चित नहीं होते हैं। ऐसी सभी वस्तुओं को हम गैस अवस्था के अंतर्गत रखा गया है। तो
इस प्रकार से आपने देखा कि इनके गुणों के आधार पर ठोस, द्रव, गैस अलग अलग अवस्थाओं के आधार पर इनको रखा गया है। गैस के अंतर्गत जैसे कि एग्जाम्पल ऑक्सीजन, N2, H2, Cl2, वायु आदि, ये सभी गैस अवस्था के अंतर्गत वस्तुएं आती हैं। अब देखते हैं कि इससे किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं, उन सभी के बारे में पूर्ण चर्चा करेंगे। तो ठोस अवस्था के गुणों के बारे में देखेंगे, इसमें किस प्रकार के इसके गुण हैं और कहाँ कहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो आपने देखा कि ठोस जैसे कि लोहा, तांबा, पत्थर, कुर्सी, मेज, ये सभी वस्तुएं हैं वह ठोस अवस्था के अंतर्गत आती हैं। यहाँ पर मित्रों ठोस का आशय धातु से बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि धातु जो होती हैं वे विद्युत की सुचालक होती हैं, लेकिन यहाँ पर ठोस की बात की जा रही है। ठोस के अंतर्गत धातुएं आती हैं, ना कि धातु के अंतर्गत ठोस आती है। अर्थात सभी ठोस धातुएं नहीं हो सकती हैं, लेकिन सभी धातुएं ठोस अवश्य होती हैं। दूसरे अब यहाँ पे गुण देखते हैं। तो यहाँ पे ठोस का दर्शा रखा है हमने, इधर द्रव का, इधर गैस का। जितने टाइप के प्रश्न बन सकते हैं उन सभी की चर्चा करेंगे। तो ठोस के अंतर्गत, ठोस में आपको पता होगा जो ध्वनि होती है, ध्वनि की जो चाल होती है वह सबसे अधिक जो होती है वह ठोस अवस्था की वस्तुओं में सबसे अधिक ध्वनि की गति होती है। लेकिन ध्वनि की गति सभी वस्तुओं में हो ऐसा नहीं है। यहाँ पर जैसे ठोस के अंतर्गत अभी बताया कि धातु आती है, तो धातुओं में जो ध्वनि की गति होती है वह बहुत तीव्र होती है। सेकंड पॉइंट है आकर्षण बल या अंतरा आणविक बल, अर्थात ठोसों के अंतर्गत जो आकर्षण बल होता है वह बहुत अत्यधिक होता है, या उसी को अंतरा आणविक बल कहते हैं। आकर्षण बल क्या होता है, तो आपको ज्ञात होगा कि जो ठोस है ये छोटे छोटे कणों से मिलकर एक ठोस का निर्माण होता है, और वह जो कण आपस में जुड़ते हैं तो एक उनके मध्य, उन कणों के मध्य एक बल लगता है, उस बल के द्वारा ही ये आपस में बंधे रहते हैं। तो उन कणों के मध्य लगने वाले बल को ही आकर्षण बल या अंतरा आणविक बल कहते हैं। और अंतरा आणविक बल जो ठोस में होता है वह सबसे अधिक होता है। अगर तीनों अवस्थाओं में बात की जाए तो तीनों अवस्थाओं में सबसे अधिक अंतरा आणविक बल या आकर्षण बल ठोस में होता है। सेकंड पॉइंट है अंतरा अणु के स्थान। तो ठोसों में जो अंतरा अणु के स्थान होता है यह बहुत कम होता है, बहुत निम्न होता है, ना के बराबर। क्योंकि आपको पता है जैसे कि लोहा है, तो लोहे में छोटे छोटे कणों से मिल कर के लोहे का निर्माण हुआ है, और लोहे में जो कण आपस में मिले हैं वह बहुत पास बहुत ज़्यादा सघन माध्यम में मिले होते हैं, इसलिए उनके कणों के मध्य जो स्थान, रिक्त स्थान छूटता है वह बिल्कुल ना के बराबर छूटता है, इसलिए अंतरा अणु के स्थान इसका बहुत कम होता है। नेक्स्ट है कण अत्यधिक निकट होते हैं, अर्थात जो ठोस होते हैं वह जिन कणों से मिलकर बने होते हैं वह कण बहुत पास आपस में जुड़े होते हैं, इसलिए उनके मध्य कण जो होते हैं वह अत्यधिक निकट होते हैं, अर्थात बहुत समीप होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जो ठोस होते हैं, ठोसों का घनत्व जो होता है वह उच्च होता है, और ये असंपीड्यता का इसमें गुण पाया जाता है। असंपीड्यता का अर्थ ये होता है कि जब किसी ठोस पे उस पर चोट लगाई जाती है, संपीड़न कहता है, अर्थात इनको दबाएंगे तो ये आसानी से दबते नहीं हैं। तो यह इनका एक जो गुण होता है इसी को असंपीड्यता का गुण कहते हैं। और घनत्व आपको पता है जब जितना कण पास होंगे तो उनका द्रव्यमान उतना ही अधिक होगा, द्रव्यमान जितना अधिक होगा उनका घनत्व भी उतना ही उच्च होगा। तो ठोसों का जो घनत्व होता है वह अन्य दो अवस्थाओं से अधिक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है निश्चित ज्यामितीय आकृति, अर्थात इनकी ये जो कण है ये जब आपस में जुड़ करके एक आकृति का रूप बनाते हैं तो इनकी जो आकृति होती है ये निश्चित होती है, अर्थात ये निश्चित आकृति के होते हैं। तो उसी का अर्थ है यहाँ पर निश्चित ज्यामिति, इनकी आकृति यानी निश्चित ज्यामिति होती है।
नेक्स्ट पॉइंट है व्यवस्थित क्रिस्टल जालक, अर्थात जब छोटे छोटे कण मिलकर एक जाल टाइप का संरचना बना लेते हैं, अर्थात ये ज्यामिति इनकी निश्चित हो जाती है, तो इस व्यवस्था को ही क्रिस्टल जालक कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं अब द्रव अवस्था के अंतर्गत क्या क्या गुण हैं। तो द्रव अवस्था में देखते हैं आकर्षण बल, तो इनका जो आकर्षण बल होता है वह ठोस अवस्था से कम होता है, गैस अवस्था से अधिक होता है, अर्थात ये दोनों के मध्य में इनके गुण, अधिकांश गुण इनके मध्यम होते हैं, तो इसी कारण लिखा हुआ है आकर्षण बल इनका मध्यम होता है। नेक्स्ट पॉइंट है अंतरा अणुक स्थान, तो अंतरा अणुक जो स्थान होता है वह इनका मध्यम होता है, अर्थात इनसे अधिक पाया जाता है और इनसे कम पाया जाता है, इसलिए इसमें अंतरा अणुक स्थान मध्यम होता है। नेक्स्ट पॉइंट है ऊपरी सतह समतल होती है। ऊपरी सतह समतल का अर्थ यहाँ पर ये है कि जैसे जल है या तेल है या अल्कोहल है, यदि ये किसी भी सतह पर या किसी भी स्थान पर इनको रखा जाता है तो इनके जब हम ऊपरी सरफेस को देखते हैं तो वह हमेशा समतल दिखेगा। जैसे कि यदि तालाब में या नदी में या तालाब में जगह वहाँ की जो होती है वह ऊंची नीची होती है, लेकिन जब जल भर जाता है तो जल भरने पर जब ऊपर से देखते हैं तो सतह एकदम समतल दिखती है, एकदम समान, तो उसी को कहते हैं इनकी ऊपरी सतह समतल होती है। नेक्स्ट इनके जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का गुण है वह जो द्रव अवस्था की वस्तुएं होती हैं यह फिसल कर जाती हैं, अर्थात यह फिसलन यानी फ्लड का गुण इसमें पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है द्रव है, द्रव सरलता, आकार परिवर्तित हो जाता है, यानी सरलता से इनके आकार को परिवर्तित, अर्थात ये इनका जो आकार होता है ये आसानी से परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट गैस में देखते हैं कौन कौन से पॉइंट बनते हैं। तो गैस में कोई पृष्ठ तल नहीं है, कोई पृष्ठ जो है वह इसका तल नहीं होता है, क्योंकि आपको पता है यदि गैस को बाहर निकाल दिया जाए या किसी खुले पात्र में रखा जाए तो यह एक जगह पर स्थायी नहीं रहती है, यह गतिमान इसके कण हो जाते हैं तुरंत, और गतिमान होते हैं तो इनका कोई पृष्ठ तल नहीं बन पाता है। आकर्षण बल की बात करें तो आकर्षण बल इनमें ना के बराबर होता है, अर्थात इनके कण आसानी से एकजुट नहीं होते हैं, अर्थात समीप नहीं आते हैं, तो इनका आकर्षण बल ना के बराबर होता है, यानी बहुत कम होता है। वहीं पर ठोस में आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। अंतरा अणु के स्थान की बात करें तो इनका अंतरा अणु के स्थान बहुत अधिक होता है, क्योंकि इनके कण बहुत दूर दूर पाए जाते हैं, तो दो कणों के मध्य के स्थान को अंतराणु के स्थान कहते हैं, और गैस अवस्था की वस्तुओं का जो अंतराणु के स्थान होता है वह बहुत अधिक होता है। नेक्स्ट इनमें जो कण गति करते हैं, अर्थात एक जगह से दूसरी जगह जब ये पहुँचते हैं, जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करते हैं तो इनमें जो गति पाई जाती है उसे हम ब्राउनियन गति के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इनकी ध्वनि। तो ध्वनि, इसमें ध्वनि की जो गति होती है वह बिल्कुल ना के बराबर होती है, यानी बहुत कम होती है। ध्वनि गति का क्रम नीचे दे रखा है, ठोस द्रव गैस तीनों के माध्यम से। इस टाइप से प्रश्न ये बन जाता है, अधिकांश कई बार ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं। जैसे कि ध्वनि का क्रम किस प्रकार है ठोस द्रव गैस में, तो आपको पता है ठोस में सबसे अधिक ध्वनि की गति सबसे अधिक ठोस में होती है, उसके बाद द्रव में होती है, सबसे कम गैस में होती है, अर्थात यह क्रम है इसका, ये इस क्रम से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट है अंतरा अणु के स्थान। तो आपको पता है अंतरा अणु के स्थान सबसे अधिक गैस में होता है, तो वहीं पे दे रखा है सबसे अधिक गैस में होता है, उसके बाद द्रव में, और लास्ट में ठोस में। सबसे कम अंतराणु के स्थान ठोस में देखने को मिलता है, सबसे अधिक गैस में। तो इसका क्रम से प्रश्न बन जाता है, इसलिए यह इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट इसको देखते हैं अंतरा अणुक बल। तो अंतरा अणुक बल अभी आपने देखा था, ठोसों में अंतरा अणुक बल सबसे अधिक होता है और गैस अवस्था में अंतरा अणुक बल बिल्कुल कम होता है, इसलिए इसका जो क्रम बनेगा वह ठोस में सबसे अधिक, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में। सबसे अधिक ठोस में, सबसे कम गैस में। यहाँ से भी प्रश्न
बन जाते हैं। अब आगे देखते हैं टॉपिक। नेक्स्ट आता है द्रव्य अवस्था परिवर्तन। द्रव्य अवस्था परिवर्तन क्या होता है? जब किसी भी वस्तु के एक रूप को अर्थात एक अवस्था को दूसरे अवस्था में परिवर्तित कर दिया जाता है तो इसी परिवर्तन अर्थात इसी घटना को द्रव्य की अवस्था परिवर्तन कहते हैं। यह परिवर्तन ताप को परिवर्तित करके किया जाता है। ताप परिवर्तित करके किसी भी वस्तु की अवस्था को परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे कि यदि ठोस को गर्म करेंगे तो ठोस गर्म करने पर उसकी अवस्था परिवर्तित हो जाएगी और वह द्रव में बदल जाएगा, और जब द्रव को गर्म किया जाएगा तो वह वाष्प में बदल जाएगा अर्थात गैस में बदल जाएगा, और यदि गैस को ठंडा किया जाए तो ठंडा करने पर पुनः वह द्रव में बदल जाएगा। यदि द्रव को पुनः फिर ठंडा किया जाए तो वह ठोस में बदल जाएगा। तो इस प्रकार ये परिवर्तन जो है इसी को द्रव्य का अवस्था या कभी कभी प्रावस्था परिवर्तन भी कहीं कहीं लिखा होगा, तो प्रावस्था परिवर्तन कहलाता है। जैसे कि एग्जाम्पल में बर्फ़ है, बर्फ़ को यदि गर्म कर दिया जाता है अर्थात जब ये टेम्परेचर इसका बढ़ा दिया जाता है, गर्म करते हैं तो गर्म करने पर यह द्रव में अर्थात जल में परिवर्तित हो जाता है, और यह जब और गर्म कर दिया जाता है तो यह गैस में परिवर्तित हो जाता है, और इसे जब पुनः ठंडा किया जाता है, यदि गैस को अर्थात वाष्प को यदि हम ठंडा कर लें तो यह द्रव में परिवर्तित हो जाता है। द्रव को पुनः ठंडा कर लें तो यह बर्फ़ में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार से द्रव्य की अवस्था परिवर्तन होता है। क्योंकि एक दो बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि द्रव्य की प्रावस्था परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, तो द्रव्य की परावस्था परिवर्तन का अर्थ ये है किसी भी वस्तु की अवस्थाओं को परिवर्तित करना ही द्रव्य की प्रावस्था परिवर्तन कहलाता है। ये इसमें क्या प्रभाव किया जाता है कि इसकी अवस्था परिवर्तित हो जाती है, तो ताप का परिवर्तन किया जाता है। ताप परिवर्तित करके किसी भी वस्तु की अवस्था को परिवर्तित किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं द्रव्य के प्रकार में आते हैं। तो अभी आपने पीछे देखा था भौतिक अवस्था के आधार पर द्रव्य 3 प्रकार के थे, ठोस, द्रव, गैस। यहाँ पर अब आप देखेंगे रासायनिक संगठन के आधार पर। तो रासायनिक संगठन के आधार पर द्रव्य, तो रासायनिक संगठन के आधार पर भी द्रव्य 3 प्रकार के होते हैं, तत्व, यौगिक और मिश्रण 3 प्रकार के होते हैं। एलिमेंट, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। आप देख रहे हैं तत्व जैसे कि आयरन, लोहा, Ag अर्थात चांदी, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सभी तत्व हैं। तत्वों को पुनः 3 भागों में विभाजित किया गया है, धातु, अधातु, उपधातु, मेटल, नॉन मेटल, सेमी मेटल और मेटलाइट्स इन्हीं को कहते हैं। कंपाउंड अर्थात यौगिक, जैसे कि जब 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में मिलते हैं तो एक यौगिक का निर्माण करते हैं, जैसे H2O आपका, HCl है आपका, तो ये आपके यौगिक हैं। यौगिकों को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, कार्बनिक यौगिक अर्थात ऑर्गेनिक कंपाउंड, और सेकंड है अकार्बनिक यौगिक अर्थात अकार्बनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड। नेक्स्ट मिश्रण है आपका। मिश्रण क्या होता है? जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला दिया जाता है तो उसे हम मिश्रण कहते हैं। जैसे कि वायु, आप देखते हैं वायु में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, धूल मिट्टी के कण वगैरह उपस्थित रहते हैं, तो यह एक मिश्रण है। जैसे कि एलपीजी गैस भी एक मिश्रण है। मिश्रण को पुनः 2 भागों में विभाजित कर दिया गया है इनके संघटकों के आधार पर, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर। अब आते हैं मित्रों, ये जो क्लासिफिकेशन द्रव्य का दर्शाया है, यह इसलिए दर्शाया है क्योंकि इसके जितने भी पार्ट हैं इन सभी पार्टों को एक एक करके उठाएंगे। ये एक एक जगह से टॉपिक प्रश्न बनते हैं, तो इनको एक चैप्टर वाइज इसी रूप में दर्शा दिया है ताकि इन सभी को एक एक पॉइंट को उठा करके इसमें जितने भी प्रश्न बन सकते होंगे उन सभी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। जैसे कि मेटल, धातु उठाएंगे तो धातुएं क्या होती हैं, धातु किस प्रकार कार्य करते हैं,
धातुओं की विशेष चमक होती है, धातु विद्युत की सुचालक होती हैं, धातुओं का उपयोग कहाँ किया जाता है, धातुओं से किस मिश्र धातु या किस उपकरण का प्राप्त किया जाता है, और धातुओं में सबसे हल्की धातु कौन सी है, सबसे भारी धातु कौन सी है, सबसे उच्च गलनांक की धातु कौन सी है, प्रकृति में पाई जाने वाली धातुएं, संश्लेषित धातुएं, इन सभी का पूरा कंप्लीट चर्चा की जाएगी धातु टॉपिक जब लेंगे। एक एक करके हम प्रत्येक शब्द को उठाएंगे और उस पर कंप्लीट चर्चा करेंगे ताकि आपको एक कहानी रूप में पिरो दें और आपको आसानी से समझ आ सके। तो आइए शुरू करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा परमाणु पर। इससे कुछ छोटे छोटे पॉइंट हैं, उन पॉइंटों को पहले समझेंगे, उसके बाद में हम इन शब्दों पर चलेंगे और शब्दों पर एक विस्तृत स्तरीय ज्ञान करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ विकसित हो सके। नेक्स्ट है मेरा एटम। एटम अर्थात परमाणु। तो परमाणु क्या है? तो सर्वप्रथम जॉन डाल्टन ने बताया था कि परमाणु किसी भी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जो अविभाज्य है, अर्थात जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता, उसे परमाणु कहते हैं। इसी अर्थात परमाणु के जो खोज करता है वह डाल्टन है। ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि परमाणु के खोजकर्ता कौन है, तो जॉन डाल्टन है। इन्होंने 1932 ईस्वी में खोज की थी। इनकी एक विशेष घटना है, इन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में डाल्टन ने परमाणु की खोज की थी और बताया था कि किसी भी वस्तु का सूक्ष्मतम कण, अर्थात किसी वस्तु को इतना तोड़ दिया जाए, लास्ट तक तोड़ते रहें जब तक कि ऐसा कण प्राप्त ना हो जाए जो टूटने योग्य ना बचे। तो उस समय जब किसी वस्तु को तोड़ते हैं तो वह निम्नतम जो कण प्राप्त होता है उसी को परमाणु बताया इन्होंने। इनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ 1951 ईस्वी में। तो इनके डाल्टन के आधार पर परमाणु किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है, वह सूक्ष्मतम कण है जो अविभाज्य है, उसे परमाणु कहते हैं। परंतु अविभाज्य है, सूक्ष्म है, लेकिन इसके अतिरिक्त भी यह रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है। तत्पश्चात संरचना सिद्धांत दिया, अर्थात परमाणु की किस प्रकार की संरचना होती है और इसके क्या सिद्धांत हैं, इसकी संरचना सिद्धांत का वर्णन किया है वैज्ञानिक रदरफोर्ड ने। मित्रों, जॉन डाल्टन ने बताया, परमाणु के सर्वप्रथम खोजकर्ता जॉन डाल्टन हैं। इन्होंने बताया था अविभाज्य है परमाणु, जबकि काफ़ी समय बाद ये निश्चित हुआ था कई वैज्ञानिकों द्वारा, जिसमें रदरफोर्ड का भी नाम आता है, कि परमाणु अविभाज्य है। ऐसा कहना उचित नहीं है क्योंकि परमाणु भी मूल कणों से मिलकर बना होता है। आपने पढ़ा होगा, यदि नहीं पढ़ा होगा आगे बताएंगे। परमाणु भी 3 मूल कणों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इसे विभाजित किया जा सकता है। ये काफ़ी समय बाद की बात हुई। तो परमाणु संरचना सिद्धांत किसने दिया? तो रदरफोर्ड ने दिया है। परमाणु के खोजकर्ता कौन हैं? तो जॉन डाल्टन का ही नाम आता है। इनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। परमाणु कैसा है? तो ये अविभाज्य है। पदार्थ की अगर सबसे छोटी इकाई बताई जाए तो पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो वह परमाणु होती है। पदार्थ की सबसे छोटी इकाई कौन है? तो यही परमाणु है। परमाणु पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है, क्योंकि जॉन डाल्टन ने बताया था कि परमाणु का सबसे सूक्ष्मतम कण, अर्थात जिस कण से मिलकर बना होता है, जिस छोटे कण से मिलकर बना होता है, उसी को परमाणु कहते हैं। जैसे बात की जाए यदि मानव शरीर की, तो मानव शरीर जो है ये छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना है। तो मानव शरीर की जो सबसे छोटी इकाई है वह कोशिका होती है। उसी प्रकार किसी भी वस्तु की जो छोटी इकाई होती है वह परमाणु होती है। सबसे छोटा परमाणु की बात की जाए तो सबसे छोटा परमाणु होता है हाइड्रोजन। प्रश्न पूछ लिया जाता है सबसे छोटा परमाणु है तो हाइड्रोजन। अगर प्रश्न पूछा जाता है पदार्थ की सबसे छोटी इकाई तो आंसर होगा परमाणु।
और यदि पूछा जाता परमाणु का संरचना सिद्धांत किसने दिया, तो रदरफोर्ड ने। यदि खोजकर्ता की बात आती है तो जॉन डाल्टन की बात आती है। ठीक, परमाणु का अधिकतम आकार यानी जब मैक्सिमम कितना बड़ा से बड़ा परमाणु होगा तो उसका जो साइज होगा वह 100 pm होगा। पीएम का यहाँ पर अर्थ पिगोमीटर से है, यानी 100 पिगोमीटर। अधिकतम इसका आकार जो होगा वह 100 पिगोमीटर होगा। 100 पिगोमीटर क्या है, तो 1 मीटर बराबर 10 अरबवां भाग होता है। तो यहाँ पर 1 मीटर बराबर कितना, 10 अरबवां भाग कर दिया जाए तो वह 100 pm के इक्वल पहुँचेगा। अर्थात 1 मीटर कोई तार लिया जाए, उसके 10 अरब टुकड़े कर दिए जाएँ, उसका जो एक टुकड़ा होगा वह 100 pm के इक्वल होगा। नेक्स्ट है, सभी परमाणु बनते हैं तो नाभिक से मिलकर बनते हैं। तो आपको पता होगा क्योंकि रदरफोर्ड परमाणु मॉडल ने जो संरचना सिद्धांत दिया है वह नाभिक के बारे में बताया है इन्होंने। तो सभी परमाणु जो बनते हैं वह नाभिक से मिलकर बनते हैं। और नाभिक में मुख्य रूप से 2 कण पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगर बात की जाए नाभिक में कितने कण पाए जाते हैं, तो 2 कण पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यदि बात की जाए परमाणु कितने कण से मिलकर बना है, तो 3, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। अभी आपने देखा परमाणु 3 मूल कणों से मिलकर बने होते हैं, अर्थात परमाणु में 3 मूल कण पाए जाते हैं। यहाँ से कई बार प्रश्न बन चुका है, जैसे कि परमाणु में कौन कौन से 3 मूल कण होते हैं, उनके खोजकर्ता कौन हैं। तो पहला है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज पाया जाता है, अर्थात ऋणात्मक आवेश पाया जाता है। इसके खोजकर्ता जे थॉम्सन हैं और इसका द्रव्यमान 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम होता है। इस पर जो आवेश होता है वह 1.6 × -19 कूलाम इस पर आवेश पाया जाता है। तथा प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश पाया जाता है, P+ से दर्शाते हैं इसको। इसके खोजकर्ता गोल्डस्टीन हैं। मित्रों, यहाँ पर गोल्डस्टीन है, ये ध्यान रखें। कुछ लोग ट्रिक से तैयार करते हैं, ईंट पर नाच, तो पा से प्रोटॉन कर देते हैं, पा से प्रोटॉन और रा से रदरफोर्ड कर देते हैं, लेकिन रदरफोर्ड नहीं है, यहाँ पर गोल्डस्टीन है। ये विशेष तौर पर ध्यान रखें, ये अधिकांश गलतियाँ हो जाती हैं। और इसका जो द्रव्यमान है वह 1.6723 × 10⁻27 किलोग्राम है। इस पर जो आवेश पाया जाता है वह 1.6 × 10⁻19 कूलाम, अर्थात दोनों पर आवेश सेम है। और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं पाया जाता है, यह उदासीन होता है। इसके खोजकर्ता जेम्स चैडविक हैं। इस पर जो द्रव्यमान पाया जाता है इसका, तो वह 1.675 × 10⁻27 किलोग्राम होता है। इस पर कोई आवेश नहीं होता है, इसलिए इसका आवेश क्रॉस लगा हुआ है। नेक्स्ट है, एक और चौथा कण पूछ लिया जाता है, पॉजिट्रॉन है। पॉजिट्रॉन पर प्लस आवेश पाया जाता है। इसका जो द्रव्यमान और आवेश होता है वह इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान और आवेश के बराबर पॉजिट्रॉन का होता है, जबकि आवेश केवल इसका जो होता है वह भिन्न होता है। इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है, जबकि पॉजिट्रॉन पर प्लस आवेश होता है। इसके खोजकर्ता एंडरसन हैं। यह पॉजिट्रॉन को एंटी इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है। एंटी इलेक्ट्रॉन इस वजह से कहा जाता है क्योंकि इसके आवेश और द्रव्यमान तो इलेक्ट्रॉन के बराबर हैं, लेकिन इस पर जो आवेश है वह अपोजिट है अर्थात एंटी है, इसलिए इसको एंटी इलेक्ट्रॉन के नाम से भी जाना जाता है। अब आते हैं आगे, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, न्यूक्लियन। तो न्यूक्लियन क्या होता है, तो जो परमाणु का नाभिक होता है, नाभिक में 2 कण होते हैं, उन दोनों कणों के योग को न्यूक्लियन कहते हैं, अर्थात प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग को न्यूक्लियन कहा जाता है। अब आइए आगे चलते हैं। तत्व अर्थात एलिमेंट्स क्या होता है, तो एलिमेंट्स एक ही प्रकार के कणों से मिलकर जो बनता है, निर्माण होता है, उसे तत्व कहते हैं। तत्व ना तो बनाया जा सकता है और ना ही इसे विभाजित किया जा सकता है। तत्व जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम, कार्बन, ऑक्सीजन इत्यादि सभी प्रकार के तत्व होते हैं। तत्वों के बारे में और विशेष जानकारी देखें
क्योंकि ये यहाँ से एग्ज़ाम में कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। जैसे कि पृथ्वी में पाया जाने वाला तत्व तो सर्वाधिक मात्रा में पृथ्वी में पाया जाता है वह ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन लगभग 50% पाया जाता है, 49.9% है, तो पूरा 50 मान के चलते हैं, 50% आपका पाया जाता है ऑक्सीजन। सिलिकॉन तो सिलिकॉन पाया जाता है पृथ्वी की भूपर्पटी में 26% या कहीं कभी कभी 27% भी लिख दिया जाता है, तो 26 या 27% लेकर चलते हैं। और तत्व शरीर में, तत्व की मात्रा शरीर में कौन किस मात्रा में उपस्थित होता है, तो शरीर में ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा तत्व पाया जाता है। ऑक्सीजन की मात्रा लगभग 65% होती है शरीर में, मानव शरीर में। और कार्बन पाया जाता है वह लगभग 18% होता है। हाइड्रोजन वह 10% होता है। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट है। वर्तमान में कुल तत्व की संख्या कितनी है, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो वर्तमान में तत्वों की कुल संख्या 118 है। प्रकृति में कितने पाए जाते हैं, तो प्राकृतिक रूप से तत्वों की संख्या, पाए जाने वाले तत्वों की संख्या 92 है, 92। जबकि अन्य जो तत्व बचते हैं शेष माइनस करने पर, तो उनको संश्लेषण किया जाता है, अर्थात प्रयोगशाला में यह बनाए जाते हैं। इस प्रकार अब आगे देखते हैं। आगे है हमारा अणु अर्थात मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, तो जब दो या दो से अधिक परमाणुओं का जो समूह होता है उसे हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं। यह स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है परंतु रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं लेता है। अणु जो होता है यह दो या दो से अधिक परमाणुओं के समूह को अणु कहते हैं। यह स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है परंतु रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं ले सकता है। रासायनिक अभिक्रियाओं में कौन भाग लेता है, तो परमाणु जो होते हैं वह स्वतंत्र रूप से रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं, लेकिन वह स्वतंत्र रूप से रह नहीं सकते हैं। जबकि अणु स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं परंतु ये रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं ले सकते हैं। यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं लेता है, तो ऑप्शन में अणु, परमाणु, यौगिक और मिश्रण, इस टाइप से 4 ऑब्जेक्टिव दिए जाते हैं जिसमें से अणु सही होता है। अणु के प्रकार को देखते हैं, तो यहाँ से भी कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। अणु के मुख्य रूप से 2 प्रकार होते हैं, समपरमाणुक अणु और विषम परमाणु। समपरमाणु का मतलब है यहाँ पर जब समान प्रकार के 2 या अधिक परमाणु मिलकर के जब परमाणुओं का अणु का निर्माण होता है तो उसे समपरमाणु कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन, तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन आपस में मिलकर के एक अणु का निर्माण हुआ है तो इसे समपरमाणु कहता। सम परमाणु, सम मतलब समान, परमाणु का मतलब परमाणु। जब समान प्रकार के 2 परमाणु आपस में जुड़ते हैं तो समपरमाणु अणु का निर्माण करते हैं। जैसे N2, Cl2, H2 ये सभी हमारे समपरमाणु अणु हैं। ये अणु केवल अणु का ही रूप में रहते हैं। जबकि विषम परमाणु में, जैसे जब विषम प्रकार के अर्थात भिन्न भिन्न प्रकार के 2 परमाणु आपस में जुड़ते हैं तो उसे वह विषम परमाणु अणु कहते हैं, या इन्हीं को यौगिक के नाम से जानते हैं। ये सभी यौगिक हैं या विषम परमाणु अणु हैं। यहाँ पर अणु और यौगिक में यदि भिन्नता की बात की जाए तो अणु के अंतर्गत यौगिक आता है जबकि यौगिक के अंतर्गत अणु नहीं आते हैं। अब संयोजन के आधार पर अणु के प्रकार देखते हैं। यहाँ से भी कई बार प्रश्न बन चुके हैं। तो संयोजन अर्थात जुड़ने के आधार पर, संयोग करने के आधार पर अणु मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, द्विपरमाणुक अणु, त्रिपरमाणुक अणु, बहुपरमाणुक अणु। द्विपरमाणुक अणु क्या होते हैं, जब 2 परमाणु आपस में जुड़ करके एक अणु का निर्माण करते हैं उसे द्विपरमाणुक अणु कहते हैं। जैसे O2, N2, Cl2, H2 ये सभी द्विपरमाणुक अणु हैं। त्रिपरमाणुक अणु में जब 3 परमाणु आपस में जुड़ करके किसी अणु का निर्माण करते हैं तो उसे हम त्रिपरमाणुक अणु के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार जब 3 से अधिक किसी यौगिक में या किसी अणु में जब 3 से अधिक परमाणु पाए जाते हैं तो ऐसे अणुओं को हम बहुपरमाणुक अणु के नाम से जानते हैं। जैसे कि NH3 तो 3 हाइड्रोजन 1 नाइट्रोजन, तो ये 3 और 1 4 हो गया, तो ये बहुपरमाणु के अंतर्गत आएगा।
नोट पॉइंट एक और देखते हैं। इनके मध्य जो लगने वाला बल होता है उसे अंतरा आणविक बल कहते हैं, अर्थात किसी अणु के मध्य लगने वाले बल को अंतरा आणविक बल कहते हैं। तो इस प्रकार से आज का हमारा यहीं अणु तक समाप्त होता है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें आप देखेंगे जो अभी आपने रासायनिक संयोजन के आधार पर आपने तत्वों के प्रकार देखे थे, धातु, अधातु, उपधातु, तो उनके बारे में हमारा अगला वीडियो होगा। तो उम्मीद है मित्रों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आपसे एक सलाह है कि आप जब भी किसी भी सब्जेक्ट की, वह साइंस हो या कोई अन्य हो, हर सब्जेक्ट की आप स्तरीय और एक कहानी रूप में विधिवत तैयारी करें, ताकि आपको किसी प्रकार की समस्या ना हो। इस प्रकार तैयारी करने से कोई भी समस्या नहीं होगी। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको ज्ञात होगा और आपकी सफलता आपके कदमों पर रहेगी। धन्यवाद मित्रों। इसी प्रकार के वीडियो आगे प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल स्टडी विद अरुण सिंह को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आपको पूरे साइंस में जितने भी टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी टॉपिकों को चैप्टर वाइज एक कहानी के रूप में आपको समझाएंगे, ताकि आपको आगे आने वाले जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें आने वाले प्रश्न आपसे नहीं छूटें। धन्यवाद।